नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से अपने आसपास होने वाली सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, आडंबर इत्यादि पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज यह कहानी आज़ादी की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करने की कहानी है। वह अपने इन बैलों के माध्यम से जो इस कहानी के दो पात्र होते हैं, हीरा और मोती, उन्हीं दोनों बैलों के माध्यम से वह भारतीय युवाओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जानवर भी स्वतंत्रता के लिए जद्दोजहद करता है। हमेशा वह स्वतंत्र जीवन यापन करने का प्रयास करता है, किसी की गुलामी या बंधन में बंध कर जीना नहीं चाहता। उसी प्रकार से सभी भारतीयों के अंदर इस भावना को, इस जागरूकता को जगाने का प्रयास करते हैं कि हम तो इस पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणियों में हमारी गिनती होती है, तो फिर हम क्यों इन ब्रिटिश साम्राज्यवादी जंजीरों में जकड़े रहें। हमें भी गुलामी रूपी जंजीरों को अपने देश से निकाल के फेंक देना है, अर्थात अपने देश को आज़ाद कराना है। आइए, मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म बनारस के लमही ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। ऐसे स्थिति में बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। उन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी, चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे प्रेमाश्रय हो, चाहे रंगभूमि हो, चाहे निर्मला हो, गबन हो, गोदान हो, कर्मभूमि हो, पूछ की रात हो, कफन हो। उनकी अनेक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें देखते हैं उनकी सभी रचनाओं में जो उनकी रचनाओं का जो नायक होता है वह एक मध्यवर्गीय किसान होता है, एक मध्यवर्गीय परिवार होता है। और अपने उस यथार्थवादी रचना के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर देश के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, जो भावनाएं होनी चाहिए, उसको वह जगाने का प्रयास करते हैं। वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि हर एक आदमी का अपना एक अस्तित्व होता है, एक स्वाभिमान होता है। उस अस्तित्व और स्वाभिमान को बचाने के लिए हर एक आदमी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। तमाम तरह की विचारधाराएं देश में पनप रही थीं। कुछ लोग कहते थे यही शासन व्यवस्था अच्छी है, कुछ लोग कहते इस शासन व्यवस्था को हटा देना चाहिए। लेकिन हटे तो कैसे हटे? देश में जागरूकता की कमी थी। उसी जागरूकता को जगाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने दो बैलों की कथा नामक शीर्षक के माध्यम से भारतीय युवाओं में एक प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं कि जब यह बैल गुलामी की जंजीरों में जकड़ के नहीं रहना चाहते, तो हम तो कहीं बैलों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो हम क्यों इन गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रहें। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी आज़ाद हों और हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को आज़ाद कराने का हम बीड़ा उठाएं, संकल्प लें। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का भारतीय युवाओं के विचारों
पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि देश की आज़ादी की जो लड़ाई होती है वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा समूह झुंड सा दिखाई देने लगता है। उसका नेतृत्व करने वाले कोई न कोई नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, कोई न कोई नेता इन युवाओं का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। और यह युवा भले ही अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं, कुछ नरम दल के होते हैं, कुछ गरम दल के होते हैं, कुछ हिंसक होते हैं, कुछ अहिंसक होते हैं, लेकिन फिर भी सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं। आइए इस बात पर हम जिक्र करें कि यह पाठ कहानी बीच से है। थोड़ा सा आगे मुंशी प्रेमचंद जी बताने का प्रयास करते हैं, उपमा देते हैं कि किस प्रकार से जानवर और मनुष्य को एक साथ उपमायित करने का प्रयास करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जानवरों में जो गधा है वह सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, अर्थात सबसे कम अक्ल का माना जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कहते क्या हैं कि ये बड़ा गधा है। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, या उसका जो सीधापन है, या उसका जो निरापद सहिष्णुता है, यानी स्वीकार कर लेता है बिना किसी विरोध का, उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। गाय भी अपने बचाव में सींग मारना शुरू कर देती है। किसी ब्याई हुई गाय के बच्चे को पकड़ने का प्रयास करें तो उस समय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, मारने के लिए टूटती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। लेखक कहते हैं लेकिन मैंने गधे को कभी न क्रोध करते हुए देखा, न ही किसी के द्वारा सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, जितना चाहो इसको मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, जैसी चाहो ऐसी सड़ी गली घास सामने डाल दो। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वह उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुरेल कर लेता हो, बैसाख महीने में एक आध बार कभी कभार कुरेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन लेखक कहते हैं हमने गधे को कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हान लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं दे। चाहे वह सुख हो, चाहे वह दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, किसी भी दशा में मैंने उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही। इन भारतवासियों को देखिए अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता,
इन भारतीयों का अमेरिका में क्या दुर्दशा हो रही है। इन भारतीयों को अमेरिका में घूमने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते। हमारे जो भारतीय हैं वह शराब भी नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अमेरिका वाले लोग कहते हैं कि यह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, और इस तरह से वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है, जापान की मिसाल भी सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया, एक ही विजय ने उसके संसार की जातियों में गढ़ बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, लेकिन गधे का एक छोटा सा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। उसका नाम है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग शायद ही बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कभी कभी बैल मारता भी, अड़ियल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। लेकिन उसका स्थान क्या है? गधे से नीचा है। झोरी काठी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कहानी यहाँ से शुरू होती है, आप यहाँ से देखेंगे। झोरी काठी के गांव का एक किसान है जिसके पास 2 बैल हैं, दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, दोनों पछाई जात के थे लेकिन देखने में बड़े सुंदर थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, काम में भी चौकस थे। दिल में ऊंचे, दिल उनकी बड़ी बड़ी दिलें थी, ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस-पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते। आमने सामने बैठे रहते थे और मुख्य भाषा में एक दूसरे से विचार करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। एक दूसरे की बात कैसे लोग समझ जाते थे, ये हम नहीं कह सकते। अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित, जीवों में श्रेष्ठता, श्रेष्ठ जीव होने का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उन दोनों बैलों के मुख्य भाषा, विचार विनिमय वो समझ नहीं पाते, फिर वंचित है। दोनों एक दूसरे से को चाट कर और सूंघ कर अपना पेट प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। दोनों कोई सींग मानी लड़ना शुरू कर देते थे, विग्रह के नाते नहीं, विनोद मतलब आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनत्व के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा अर्थात कहा कोई होने लगती, उसी तरह बैलों में देखने को मिली। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी। इसके बिना दोस्ती जो है कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते,
जिस वक्त ये बैल दोनों गाड़ी में जोत दिए जाते हर और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी ज़्यादा बोझ मेरी हो गर्दन पर। हर दोनों बैलों की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा जो बोझ हो हमारी ही गर्दन पर हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। फिर नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक मुंह हटा लेता था नाद में से तो दूसरा भी हटा लेता। और इस तरह से संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना तो बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं। इस तरह से आप देखेंगे अब तक हम लोगों ने यह देखा कि झूरी काशी के जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, ये दोनों में इतना आपस में लगाव है कि दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते हैं, एक साथ उठते हैं बैठते हैं, कभी कभी सींगें भी मिला लिया करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में झूरी काशी के जो बैल हैं आपस में हमेशा एक दूसरे को गर्दन हिला हिला कर कुछ कहने का प्रयास करते हैं। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य इन बैलों की बातों को समझ नहीं पाता। एक दिन की घटना होती है कि झूरी काशी का जो साला है जिसका नाम गया है, वह इन दोनों बैलों को अपने घर काम करने के उद्देश्य से ले जाते हैं। लेकिन बैलों को ऐसा लगता है कि झूरी काशी ने उन्हें बेच दिया है, अर्थात उनका जो मालिक है वह बैलों को बेच दिया है। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही।